हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको किस प्रकार से नोट्स चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप मेरे इस वॉइस को ऑडियो के रूप में कान में ब्लूटूथ लगा करके भी सुन सकते हैं, जिससे आपका हर एक टॉपिक रिवीजन हो जाएगा और इसका वीडियो देख करके एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 10वां टॉपिक जो हमारा है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि शिक्षण का सिद्धांत आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, यह क्या चीज़ है, शिक्षण का सिद्धांत होता क्या है। देखिए, शिक्षण के सिद्धांत वे नियम हैं। शिक्षण के सिद्धांत वे नियम हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षण के सिद्धांत वे नियम हैं जिसे एक व्यक्ति अपना करके अपने जीवन को बहुत अधिक प्रभावी बना सकता है। यदि आप पढ़ेंगे, जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप प्रोफेसर भी एक दिन बनेंगे। जिसका मुख्य सिद्धांत होता है शिक्षण का सिद्धांत में जो पहला पॉइंट होता है आसान से कठिन की ओर। देखिए, आसान से कठिन की ओर पहले इंसान क्या करता है, गिनती रटवाता है, फिर उसका जोड़ बताता है, फिर गुणा बताता है, फिर भाग बताता है और धीरे धीरे इसी प्रकार से स्टेज बढ़ता जाता है। तो यह होता है शिक्षण के सिद्धांत का जो मुख्य सिद्धांत है, आसान से कठिन की ओर धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद बीजगणित तक टीचर क्या करता है, पहुंचाता है, जोड़ घटाना से लेकर के। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नॉन टू अननोन। कहने का मतलब जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं उससे जोड़कर नया ज्ञान देना। जिस प्रकार से कहा जाए, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब कुछ जो बच्चा जो जानता है उसी के आधार पे आगे बढ़ाया जाए। जैसे देश की नदियों को पढ़ाने से पहले स्थानीय नदियों के बारे में बताना। पहले आप डायरेक्ट देश की नदी के बारे में नहीं बताएंगे, पहले आपके अगल बगल जो नदी होगा उसके बारे में बताएंगे, फिर धीरे धीरे देश की नदी के बारे में बताएंगे। तो यह होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला हम लोग देखते हैं, अगला सिद्धांत, अगला पॉइंट विशेष से सम्मान की ओर। विशेष से सम्मान की ओर, विशेष उदाहरणों से सम्मान सिद्धांतों की ओर जाना। जिस प्रकार से अगर देखें, अगर इसको मैं आपको इस टॉपिक को बताऊं विशेष से सम्मान की ओर, तो विभिन्न पौधों के उदाहरण देखकर पौधे के सम्मान वर्गीकरण को समझाना। अगर हम देखें तो क्या विभिन्न पौधों के उदाहरण दे करके पौधे के सम्मान वर्गीकरण को हम लोग समझा सकते हैं। तो यह होता है विशेष से सम्मान की ओर। अब देखिए, अगला पॉइंट है आपका प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, इसका मतलब होता है ठोस वस्तुओं से शुरू करके अमूर्त विचारों की ओर जाना। अगर मैं एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊं तो गणना के लिए कंकड़ या छड़ियों का उपयोग, फिर अंकगणितीय समीकरण। कहने का मतलब अगर किसी चीज़ को आपको गणना करना है तो पहले छड़ी से करेंगे या फिर कंकड़ से करेंगे और उसके बाद धीरे से उसमें अंकगणितीय समीकरण लगा देंगे, कोई फार्मूला बता देंगे जिससे वह आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण के सिद्धांत में समग्र से खंड की ओर। समग्र मतलब होता है जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन। देखिए, पूरे विषय को समझाने के बाद उसके भागों में जाना, यह क्या कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे करके आप समझाऊं तो पूरी कहानी सुनकर फिर उसके पात्रों और घटनाओं की चर्चा करना,
यह होता है समग्र से खंड की ओर, मतलब पूरी कहानी सुनकर फिर उसके पात्रों और घटनाओं की चर्चा करना। तो यह होता है, देखिए, नरेटिंग द होल स्टोरी, पूरी कहानी सुनकर फिर उसके पात्रों और घटनाओं की चर्चा करना। तो इसका अंग्रेजी में अगर मैं आपको बताऊं तो नरेटिंग द होल स्टोरी एंड द डिस्क्यूजिंग इट द कैरेक्टर एंड इवेंट्स। तो ये चीज़ होता है। अगला पॉइंट है, देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की विधियाँ। देखिए, शिक्षण की विधियाँ क्यों उपयोगी होती हैं? यह विधि बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और स्वतंत्रता पर आधारित होती है। शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं वह क्या होती हैं? बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और स्वतंत्रता पर आधारित होती हैं। अगर मैं आपको उदाहरण से अगर समझाऊं तो खिलौना और रंगीन वस्तुओं का उपयोग बच्चों को गिनती सिखाने में कारगर होता है। कहने का मतलब, खिलौना और रंगीन वस्तुओं का उपयोग बच्चों को गिनती सिखाने में सहायक होता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि इसी प्रकार से शिक्षण की विधियां हैं, जिसमें आपका पहला है अन्वेषण विधि। क्या है? अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि के बारे में यदि हम जानें तो विद्यार्थियों को समस्या हल करने के लिए स्वयं सोचने और खोज करने के लिए प्रेरित करना। अन्वेषण विधि क्या होती है? अन्वेषण विधि में विद्यार्थी समस्या का हल करने के लिए और स्वयं सोचने और खोज करने के लिए प्रेरित करना होता है। इस विधि में क्या होता है? बच्चे को ही सोचने और समझने और खोज करने के लिए प्रेरित करना होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बता दूं तो भौगोलिक नक्शे में किसी नदी का स्रोत ढूंढना। अगर एग्जाम में आ जाए भौगोलिक नक्शे में किसी नदी का स्रोत ढूंढना, यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो वह होगा आपका अन्वेषण विधि। कौन सा होगा? अन्वेषण विधि। इसके बाद मैं बात करूं प्रोजेक्ट मेथड, अर्थात परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या होता है? इसमें क्या होता है? विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने के लिए प्रेरित करना। कहने का मतलब, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे करके अगर मैं बताऊं तो विद्यार्थियों को जल संरक्षण पर एक परियोजना बनाना कि अगर हम लोग जल का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यह किस प्रकार की विधि में आएगा? तो परियोजना विधि में आएगा। जब तक आप कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक वहाँ तक निर्णय नहीं निकाल पाएंगे कि हम जल को किस प्रकार से सुरक्षित। शिक्षण कौशल, अब हम लोग देखते हैं टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल होता क्या है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षण कौशल वे क्षमताएं होती हैं जो एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण में सहायता करती हैं। अगर आपको शिक्षण कौशल नहीं आएगा तो आप कभी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले टीचिंग का जो स्किल होता है वह जानना बहुत ज़रूरी होता है, और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, शिक्षण कौशल होता क्या है? शिक्षण कौशल वे क्षमताएं होती हैं जो एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण में सहायता करती हैं। जैसे प्रमुख कौशल के बारे में यदि मैं बात करूं तो स्पष्टीकरण कौशल। इस स्पष्टीकरण कौशल के बारे में अगर मैं बात करूं तो विषय को स्पष्ट समझने योग्य तरीके से समझाना। किसी भी कठिन से कठिन टॉपिक को आप आसानी से समझा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारे खान सर हैं, उनको आप देखा करते हैं, किसी भी हार्ड टॉपिक को एकदम आसानी से समझा देते हैं, गंवार भाषा में समझा देते हैं, देहाती भाषा में समझा देते हैं, भोजपुरी भाषा में समझा देते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला भी उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को समझता है। इसीलिए आज वह टीचिंग के मामले में वो शायद भारत में दूसरा तीसरा स्थान रखते हैं। तो ये होता है कि स्पष्टीकरण कौशल क्या होता है? विषय को स्पष्ट समझने योग्य तरीके से समझाना। किस तरीके से समझाना है? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि गणित के जटिल सूत्रों को सरल भाषा में समझाना,
कि किस प्रकार से यह चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें होता है। अब दूसरा है आपका उसी में टीचिंग स्किल्स में प्रश्न पूछने की कौशल। देखिए, प्रश्न पूछने की भी कौशल होनी चाहिए। विद्यार्थियों को सोचने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न पूछना, जिससे कि उनके जीवन में कुछ लगाव हो। कुछ ऐसे प्रश्न जोड़ने चाहिए जो उनके जीवन में महत्व रखते हों। देखिए, एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो वह इसीलिए आता है ताकि उसका जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग हो, वह जीवन में उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। इसीलिए वही क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं जिनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं प्रश्न पूछने के कौशल, तो अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा, ऐसे करके आप गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं कि अगर कहेंगे कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो क्या होगा। तो इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। समय प्रबंधन कौशल। देखिए, समय प्रबंधन कौशल क्या होता है, सीमित समय में प्रभावी शिक्षण करना। क्या चीज, सीमित समय में प्रभावी शिक्षण करना। जिस प्रकार से 45 मिनट में पूरा पाठ कवर करना, यह होता है सीमित समय में प्रभावी शिक्षण करना। आपको जो समय दिया गया है उसी में आपको अच्छे से बारीकी से एक एक टॉपिक को बच्चे को समझाना होता है। वह होता है आपका टीचिंग स्किल्स, जो अनुभव के तौर पे आता है। अगर नए टीचर होते हैं, उनको टॉपिक दे दिया जाए, वह ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये टीचिंग स्किल्स में नहीं आता है। अब हम लोग देखेंगे अगला 13 नंबर पॉइंट, जो आपका शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो हम लोग समझते हैं ICT इन टीचिंग, मतलब शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता क्या है। देखिए, शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT का उपयोग शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए ICT अर्थात शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जैसे इस समय क्या हो रहा है टीचिंग में, मैं तो आप लोगों को एकदम केवल एक इमेज के माध्यम से समझा रहा हूं, लेकिन कुछ टीचर हैं जो आपको स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करेंगे, ग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बातों से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप खुद सोचिए, आप खुद इमेजिन कीजिए। आप देखिए, यहाँ पर जो टीचिंग हो रहा है वह माइंड के बेस पर हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, नोट्स आपके सामने दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ टीचर होते हैं ICT के माध्यम, मतलब मैं भी जो पढ़ा रहा हूँ वह ICT ही है। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विषय को समझाना। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म, अगर देखा जाए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो यह क्या है, ऑनलाइन प्लेटफार्म जो होता है वह भी ICT के अंतर्गत आता है, अर्थात शिक्षण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग चौथा देखेंगे, समावेशी शिक्षा क्या होता है। चौथा, इसके बाद हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा होता क्या। देखिए, समावेशी शिक्षा में सभी विषयों को समान अवसर और संसाधन प्रदान किए जाते हैं, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। देखिए, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, कोई लूला हो, कोई लंगड़ हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई अंधा हो, लेकिन सभी को समान शिक्षण दिए जाते, मतलब समान शिक्षा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, समान शिक्षा दिया जाता है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और समान संसाधन प्रदान किए जाते हैं, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति, चाहे मानसिक स्थिति, चाहे सामाजिक स्थिति कुछ भी न हो, कुछ भी हो या न हो, लेकिन उनको समान शिक्षा दी जाती है। अब बात करेंगे हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम की समीकरण पद्धति सीखने के उद्देश्य को 3 भागों में बांटता है। जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी अपनी प्रस्तुत की थी, जो अपना वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था ब्लूम ने, वह क्या होता है,
सीखने के उद्देश्य से है। बच्चे को सीखने को उन्होंने 3 भागों में बांटा कि किस प्रकार से सीख सकता है। जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें क्या होता है, ज्ञान और सोचने की क्षमता। जैसे ज्ञान और सोचने की क्षमता क्या होता है, तथ्य याद करना, विश्लेषण करना। क्या चीज, तथ्य याद करना और विश्लेषण करना। भावनात्मक क्षेत्र क्या होता है, मूल्य और दृष्टिकोण, समूह में काम करना। अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो समूह में काम करना भावनात्मक क्षेत्र में आता है। और इसके बाद क्रियात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है, शारीरिक कौशल, खेल गतिविधियां, इनके माध्यम से भी शिक्षण दिया जाता है। तो यह चीजें होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में और आसान, अगर आपको जिस प्रकार से नोट्स चाहिए आप कमेंट में बताइए कि आपको किस प्रकार से नोट्स चाहिए, तो मैं आपको उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। और यदि आप किसी टॉपिक पे कोई इसी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि इसको और थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन किया जाए तो वह भी हो जाएगा। आप केवल कमेंट करके बताइए। तो धन्यवाद। कौशल